हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने आने वाले टेट की एग्जामिनेशन की प्रेपरेशन को अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, आज लेकर आए हम एक इम्पॉर्टेंट वीडियो जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिक जीके फॉर ऑल टेट एग्जामिनेशन, टेट आर्ट्स, नॉन मेडिकल, मेडिकल, एलटी, शास्त्री, सभी के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। क्योंकि आप जानते हैं गाइस, कोई भी टेट हो उसमें जीके आता ही है, 30 नंबर का जीके आता है। ठीक है, उस जीके में आपका एचपी कवर होता है, इंडिया का जीके कवर होता है। ठीक है, इसके अलावा जो भी करंट अफेयर के भी कुछ एक क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मेनली जो है एचपी का जीके और इंडिया का जीके होता है। इंडिया के जीके में मेजरली आपकी हिस्ट्री हो गई, थोड़ा 2-3 क्वेश्चन। ठीक है, थोड़े क्वेश्चन पॉलिटी के होते हैं, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के और इंडियन जियोग्राफी इत्यादि के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन सभी को मिलाकर हम इसे जो है स्टैटिक जीके कहते हैं। जिनको पता नहीं उनको मैं बता देता हूँ स्टैटिक जीके। ठीक है, इसके हमने पहले भी कुछ एक वीडियो बना रखी है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे तो जाकर आप प्ले में सुपर सीरीज़ के नाम से ये प्ले है, ऊपर लिंक भी आपको मिल जाएगा, सुपर सीरीज़ करके, जिसमें कि 1000 की एमसीक्यू सीरीज़ हमने शुरू की है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे तो उनको देख ले, क्योंकि बहुत ही कम टाइम बचा है आपके टेट के एग्ज़ाम के लिए। तो बेहतर होगा आप अगर वहाँ से वॉच कर लेते हैं तो आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। इसमें गाइस आपको एचपी के क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे। इस वीडियो की मेन फीचर ये है, इसमें जितने भी पॉसिबल ऑप्शंस होंगे उनको भी जितना पॉसिबल हो सके उतना हम जो है उनको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। वीडियो को आप लास्ट तक बने रहे और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें दें, ताकि हम जो है नेक्स्ट वीडियो आपके कमेंट्स के अकॉर्डिंग बनाएं। जैसे कि हमने पिछले कल ही साइकोलॉजी के ऊपर वीडियो डाली थी। ठीक है, साइकोलॉजी की 30 एमसीक्यू, और आप लोगों का बहुत प्यार हमें उस वीडियो पे मिला और आपने कहा कि हमें जो है डेली वीडियोस चाहिए। और आज आप लोगों के जीके की डिमांड थी, तो हमने जीके के ऊपर जो स्टैटिक जीके है, ठीक है, उसके ऊपर वीडियो लेकर आए हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ का जो ये वीडियो हमने लेकर आए बाइलिंगुअल है। ठीक है, ये जो जेबीटी का पेपर हुआ था 24 जुलाई 2022 को, उसमें ये क्वेश्चन आए हुए हैं। अब तो आपको पता ही है, अगर आप हमारे साथ जुड़े, कि टेट में मैक्सिमम क्वेश्चन जो है रिपीटेड होते हैं। ठीक है, तो हम ये इन क्वेश्चन को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। एक क्वेश्चन से आपके 4 क्वेश्चन इसमें कवर होने वाले हैं विद ऑप्शन को जब हम डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, समझ गए ना कितनी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। ठीक है, बाइलिंगुअल ये होने वाली है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सो गाइज, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा गाइज इसका ऑप्शन नंबर सी, 10 नवंबर, यानी कि 10 नवंबर। तो व्हेन इज वर्ल्ड साइंस डे सेलिब्रेटेड? दैट इज 10 नवंबर। गाइज क्वेश्चन को आप ढंग से समझिएगा। मुझे पता है आप जो है यहाँ पे ऑप्शन जो आपका 28 फरवरी है, इसके साथ भी कंफ्यूज हो रहे हैं। तो गाइज 28 फरवरी को, जो 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। नेशनल साइंस डे, यानी कि जो इंडिया का साइंस डे है, भारत का वैज्ञानिक दिवस जो है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। लेकिन अगर वर्ल्ड वाइड पूछे कि वर्ल्ड साइंस डे यानी कि विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो वो 10 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है। 28 फरवरी को भारत का इंडियन साइंस यानी कि नेशनल साइंस डे मनाया जाता है, नेशनल साइंस डे मनाया जाता है, जबकि 10 नवंबर को वर्ल्ड साइंस डे मनाया जाता है। ठीक है, जबकि इसके अलावा यहाँ पे 8 मार्च है गाइस, 8 मार्च को जो है वर्ल्ड वुमेन डे मनाया जाता है, यानी कि विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा गाइस मैं आपको और एडिशनल चीज़ बता देता हूँ कि जो इंडिया का नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को मनाया जाता है, ये कौन से साइंटिस्ट के मतलब को डेडिकेट किया जाता है? तो ये जो है रमन को किया जाता है, सीवी रमन। सीवी रमन जो एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे इंडिया के, डॉक्टर सीवी रमन। तो इनको जो है इनके उपलक्ष्य पर भारत में नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। ठीक है, और इन्होंने किस चीज़ की खोज की? तो इन्होंने की थी गाइस रमन इफेक्ट की। ठीक है, साइंस वाले यहाँ पे बेहतर रूप से समझें, जो अदर देन साइंस है वो आप इतना याद रखें कि जो सीवी रमन है उनके उपलक्ष्य पर ही नेशनल साइंस डे मनाया जाता है, और उन्होंने जो रमन इफेक्ट की खोज की थी। इसके अलावा भाई जो बाकी ऑप्शन है ये मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। मानव शरीर में अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है, यानी कि हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ बोन्स आर देयर इन अ ह्यूमन बॉडी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 206। 206 हड्डियाँ होती है, 206 हड्डियाँ जो होती है अस्थियाँ मानव शरीर के अंदर पाई जाती है। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये जनरल साइंस का क्वेश्चन आता है। कई बार इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का झांझर नृत्य किस जिले से संबंधित है? ये क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है, चंबा। चंबा का झांझर नृत्य जो है गाइस वो किसके लिए संबंधित है? वो जो है चंबा में जो है ये डांस है, झांझर डांस इज
फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश दैट बिलोंग फ्रॉम चंबा। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है चंबा में जो है क्या मनाया जाता है, मिंजर मेला भी मनाया, जो कि हाल ही में आजकल मनाया जा रहा है चंबा में। ठीक है, तो दो चीज़ें आपको याद रखनी है, चंबा का मिंजर मेला और झांझर। क्वेश्चन इस तरह से बनता है, जो चंबा का मिंजर मेला है, ठीक है, उसका संबंध किस चीज़ से होता है, तो गाइस इसका जो संबंध होता है वो मक्के से इसका संबंध होता है। ठीक है, आई थिंक मक्का इसका राइट आंसर है। एक बार टेट में इस तरह क्वेश्चन पूछा गया था कि मिंजर मेला जो बनाया जाता है उसका संबंध किससे है, तो इसमें 4-5 ऑप्शन थे, गेहूँ, मक्का इत्यादि। जौ तो राइट इसके जो मक्की होगी, तो मक्के से जो है चंबा का मिंजर मेला रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्द्रता को मापने वाले निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र है विच इंस्ट्रूमेंट मेजर्स ह्यूमिडिटी। तो गाइस अलग अलग जो भी यहाँ पे आपको जो इंस्ट्रूमेंट दिख रहे हैं, ठीक है, तो अलग अलग जो क्वांटिटीज़ है, अलग अलग जो आइडेंटिटी होती है उनको मापने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जैसे यहाँ पे थर्मोमीटर है, आप जानते हैं थर्मोमीटर से क्या मापा जाता है, टेम्परेचर मापा जाता है, काइंड ऑफ जैसे किसी को हेडेक हो रही है तो उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, हाइड्रोमीटर यहाँ पे दिख रहा है आपको, हाइड्रोमीटर जो है किसके लिए नापा जाता है, तो हाइड्रोमीटर जो है ये एक्चुअली जो पानी के अंदर की जो ह्यूमिडिटी है, मतलब अगर ह्यूमिडिटी पूछे गाइज कि ह्यूमिडिटी को नापने के लिए, तब जो है हाइग्रोमीटर राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर पानी की बेसिकली बात की जा रही है, मतलब इनसाइड द वाटर, तब हाइड्रोमीटर होगा। हाइड्रो समझते हैं ना, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट होते हैं वो किससे बने होते हैं, पानी से। यहाँ पे पानी की कोई बात नहीं की गई, यहाँ सिंपल आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी की बात की गई, ओपन एयर, पानी के अंदर की बात नहीं की, तब गाइज हाइग्रोमीटर होगा। ध्यान रखना है, ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए हाइड्रोमीटर भी इस्तेमाल होता है, लेकिन इनसाइड द वाटर, समझ रहे हैं ना आप। ठीक है, जबकि यहाँ पे जो बैरोमीटर है, इस बैरोमीटर से क्या हम नापते हैं, इससे हम प्रेशर को मापते हैं, जिसको हिंदी में दाब कहते हैं। ठीक है, दाब को मापने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, तो गाइज वो बैरोमीटर इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 to 5, व्हाट इज़ द नेम ऑफ शुगर फाउंड इन मिल्क। गाइज आप जानते हैं कि जो चारों हैं, चारों के चारों क्या है, शुगर है। ठीक है, सुक्रोज है, फ्रैक्टोज है, ग्लूकोज है, लैक्टोज है। तो इनमें से, इन चार में से आपको पूछा है कि दूध के अंदर यानी कि मिल्क के अंदर कौन सी शुगर पाई जाती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, लैक्टोज। बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल सिंपल है, कैसे याद रखना है तो इसका मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। भाई जो चारों के चारों चीज़ें आपको ऑप्शन में दिख रही है, चारों के चारों क्या है, शुगर है। ठीक है, क्या है, शुगर है, जिसको हिंदी में चीनी कहते हैं। अब गाइज याद कैसे रखना है गाइज, जब भी आपको मिल्क दिखे कि मिल्क में कौन सा शुगर पाया जाता है, कौन सा जो जीवाणु है इसमें, या कौन सा जो वायरस है जो इसको दूध को दही में कन्वर्ट करता है, तो वो गाइज लैक्टोबैसिलस होता है। लैक्टो, ये वर्ड आपको कहीं पे दिख जाए तो उसी को टिक करना है, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, तो जो लैक्टोबैसिलस विषाणु है, ये क्या करता है, दूध को दही में परिवर्तन करता है। तो आपको जब भी इस तरह क्वेश्चन में कि दूध में, उसमें अगर पूछे कि कौन सा शुगर है या कौन सा जो है वायरस है जो इसको कन्वर्ट करता है, या इसमें कौन सा अम्ल होता है गाइस, ये भी याद रखना है। तो इसमें लैक्टोबैसिलस एसिड होता है, कई बार अम्ल भी पूछ लेता है डायरेक्ट, जैसे नींबू में कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है, इस तरह से अलग अलग, जैसे चाय में मैलिक एसिड होता है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन इसमें आगे है भी। ठीक है, वैसे मैंने जनरल साइंस की केमिस्ट्री की एक वीडियो करवा रखी है, उसमें हमने अलग अलग बताया कि कौन से सब्सटेंस में कौन सा केमिकल पाया जाता है। ठीक है, मतलब कौन सा एसिड यानी कि अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बहरहाल मैं अभी आपको ट्रिक के माध्यम से समझाना चाहता हूँ कि जो लैक्टोस है, लैक्टोस वर्ड जब भी दिखे, इसका रिलेशन जो होता है वो किस होता है, मिल्क से होता है। ठीक है, लैक्टोबैसिलस एसिड, लैक्टोबैसिलस वायरस या फिर लैक्टोस शुगर। ठीक है, समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबा रियासत का संस्थापक कौन था। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है गाइज ये। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेरुवर्मन, यानी कि इसको हम मारुवर्मन भी कहते हैं। तो मारुवर्मन ने जो है चंबा स्टेट की स्थापना की थी, तो इसी को ही फाउंडर कहा जाता है चंबा स्टेट का। ठीक है, इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे ऑप्शन साहिल बर्मन है गाइस, साहिल बर्मन ने क्या किया था, इसने जो चंबा शहर, ध्यान रखना है, चंबा शहर, एक है गाइस चंबा सिटी। ठीक है, सिटी जो आजकल वर्तमान में सिटी है, कालांतर में आजकल जो चंबा का शहर है, उसकी स्थापना किसने की थी, तो वो की थी आपके साहिल बर्मन ने। अगर पूछे चंबा राज्य यानी कि तत्कालीन जो चंबा रियासत की स्थापना की थी, वो किसने की थी, मारुवर्मन ने। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। इसी के एडिशनल में आपको एक और चीज़ बता दूं ताकि कंफ्यूज ना, जैसे गाइज मंडी है, मंडी को पहले क्या नाम दिया जाता था, सुकेत। तो क्वेश्चन आता है जो मंडी रियासत है या जो फिर सुकेत रियासत है, इसकी स्थापना किसने की थी, तो गाइज आपको याद रखना है जो इसकी स्थापना की थी वो की थी बाणसेन ने। ठीक है,
अगर आपसे पूछे कि जो इसके शहर मंडी शहर जो है वर्तमान में जो मंडी शहर है, मंडी सिटी है, उसकी स्थापना किसने की थी, तो वो गाइस किसने की थी, अजबर सेन ने। ठीक है, किसने की थी, अजबर सेन ने। जबकि अगर रियासत की बात करें तो मैंने वो आपको बता दिया। उसी तरह से इस क्वेश्चन में भी है, अगर आपसे राज्य पूछे, स्टेट पूछे, जो उस माफ़ कीजिएगा तत्कालीन जो रियासत बनी थी, तो उसकी जो स्थापना की थी वो मारूवर्मन ने की थी। जबकि जो वर्तमान में चंबा शहर है उसकी स्थापना साहिल वर्मन ने की थी। इसके अलावा गए जितने भी फेमस मंदिर है चंबा में, चाहे लक्षणा देवी मंदिर हो, छतराड़ी का जो लक्षणा देवी मंदिर हो, लक्ष्मी नारायण मंदिर हो, ठीक है, इत्यादि जो भी फेमस मंदिर है वहाँ पे, उन सब की स्थापना जो है मेरू वर्मन के द्वारा की गई है। ठीक है, कई बार इस तरह के भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। और एडिशनल चीज़ मैं बता दूँ, जो चंबा के टेम्पल है, खासकर जो चंबा के टेम्पल है, चंबा के मंदिर है, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर एग्जाम में जो क्वेश्चन है टेम्पल से पूछे जाते हैं, उनमें चंबा के टेम्पल को मतलब पूछा जाता है। जैसे रिसेंटली अभी ये लक्षणा देवी वाला टेम्पल पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल फॉल्ट किस खेल से संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, टेनिस। जो डबल फॉल्ट है गाइज, डबल फॉल्ट, ये किस टर्म, ये जो टर्म है ये किस खेल से एसोसिएटेड है, तो ये टेनिस में इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रहार दर्रा किन दो जिलों की सीमा पर स्थित है। गाइज जो दर्रे हैं या जो पासेज है, जैसे इंद्रहार पासेज यहाँ पे पूछा है, इज सिचुएटेड ऑन बॉर्डर ऑफ विच टू डिस्ट्रिक्ट, तो किन दो डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में ये पाया जाता है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कांगड़ा चंबा। तो गाइज जो कांगड़ा चंबा इनके बीच में इंद्रहार दर्रा पाया जाता है। जो दर्रे हैं गाइज ये भी आपको याद रखना है, अक्सर एग्जाम में आपको ये देखने को मिल जाएंगे। कुल्लू लाहौल की बात करें, कुल्लू लाहौल के बीच में जो प्रमुख है वो है रोहतांग दर्रा। ठीक है, इंद्रासन दर्रा है, एक जो है हमटा दर्रा। ये तीन दर्रे जो फेमस है वो कुल्लू इसमें लाहौल के बीच में है। ठीक है, जबकि यहाँ पे आपको चंबा कुल्लू भी दिख रहा है, चंबा कुल्लू के बीच में तेंतु दर्रा फेमस है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको डिटेल जाना तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। HPG की हमने एक वीडियो बना रखी है, वहाँ पे आपको दर्रे के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, अक्सर जो है पासेज है थोड़े कन्फ्यूज़ करते हैं, हमने वहाँ पे ट्रिक्स के माध्यम से इनको याद करवा रखा है आपको। ठीक है, वहाँ से आप इनकी हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 to 9, थोड़ा सा यहाँ पे गाइज ये PDF में ही क्लियर नहीं था क्वेश्चन, फिर भी अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं पढ़कर सुनाता हूँ दोनों भाषा में। कुफरी जीवन और कुफरी ज्योति दो प्रसिद्ध किस्में, ना जाने क्वेश्चन कितनी बार आया एग्जाम में यार। कुफरी जीवन एंड कुफरी ज्योति आर टू फेमस वेराइटीज ऑफ विच क्रॉप, मतलब किस फसल की ये दो प्रसिद्ध किस्में हैं, कुफरी ज्योति और कुफरी जीवन। टमाटर की, बादाम की, आलू की, अंगूर की। टमाटो, आलमंड, पोटैटो, ग्रेप्स। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है पोटैटो, यानी कि आलू की। ठीक है, आलू की जो है ये दो फेमस प्रजातियां हैं, प्रसिद्ध किस्में हैं। कौन सी, कुफरी ज्योति और कुफरी जीवन। बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह किस तारीख को मेरठ से शुरू हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज। 1857 की जो रेवोल्यूशन हुई थी, 1857 की जो क्रांति हुई थी देश में विशाल स्तर पर, उसके ऊपर जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया ऑन विच डेट द रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड फ्रॉम मेरठ, कि जो 1857 की क्रांति हुई थी, रेवोल्यूशन होता है, रिवोल्ट हुआ था, वो यहाँ से पूछा गया कि किस तारीख को मेरठ में शुरू हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है गाइज वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 10 मई 1857। 10 मई 1857 को मेरठ में 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था। कई बार क्वेश्चन इस तरह से बनता है गाइज कि 1857 में जो क्रांति हुई थी दिल्ली से, जैसे दिल्ली से इसका प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो बहादुर शाह जफर ने किया था, और हजरत महल ने किया था। कानपुर से किसने किया था, ठीक है, इस तरह से पूछा जाएगा आपसे, अलग अलग पूछा जाता है। झांसी से किसने किया था, ठीक है, ठीक है, हैदराबाद से किसने किया था, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था। तो बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए इनमें से किसने, इन चार में से आमंत्रण दिया था। दौलत खान लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दौलत खान लोधी। ठीक है, तो दौलत खान लोधी के द्वारा जो है बाबर को इनवाइट किया गया था इंडिया में आक्रमण करने के लिए। अच्छा, अब आपको ये तो ओके याद हो गया कि इसके द्वारा जो दौलत खान लोधी है, इनके द्वारा जो बाबर को निमंत्रण दिया गया था कि वो जो है भारत पर अटैक करें। अब क्वेश्चन बनता है गाइज कि जब जो बाबर ने, ये तो आपको पता है ना, मुगल शासन था जो 1526 में मुगल शासन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, बाबर के द्वारा। तो 1526 में इसका फेमस युद्ध हुआ था जिसको क्या कहते हैं, पानीपत का पहली लड़ाई, है ना, फर्स्ट वॉर ऑफ पानीपत। जो पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी वो किसके द्वारा हुई थी, वो हुई थी 1526 को बाबर और
इब्राहिम लोदी के बीच में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी ये लड़ाई 1526 में, जिसमें कि इब्राहिम लोदी मारा गया और बाबर जीत गया और उसने 1526 को भारत में मुगल जो शासन है, मुगल शासन की स्थापना की थी। ठीक है, इसके अलावा बाबर ने 26, 23, 28 और 29 को लगातार बैक टू बैक जो वार किए थे, लड़ाइयाँ लड़ी थी, जिसमें कि हर एक लड़ाई में ये विजय हुआ था, वो भी आपको याद रखनी है। ठीक है, जैसे 26 को पानीपत की लड़ाई हुई थी, 27 को खानवा का युद्ध हुआ था, 28 को चंदेरी का युद्ध हुआ था और 29 को घाघरा का युद्ध हुआ था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और किन किन के बीच में होता है ये भी आपको याद रखना है। जैसे 26 को जो है आपका 26 को पानीपत की लड़ाई हुई थी, किस किस के बीच में, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। ठीक है, 27 को क्या हुई थी, खानवा का युद्ध हुआ था, बाबर और राणा सांगा के बीच में। ठीक है, 28 को जो युद्ध हुआ था उसको कहते हैं चंदेरी का युद्ध, और ये हुआ था बाबर और मेदिनी राय के बीच में। जबकि 29 को जो घाघरा का युद्ध हुआ था गाइज, ये हुआ था बाबर और अफगानों के बीच में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया डिवाइडेड के लेखक है, द ऑथर ऑफ इंडिया डिवाइडेड इज। तो इंडिया डिवाइडेड जो बुक है इसके लेखक कौन है, तो बिल्कुल पॉपुलर बुक है और इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ फ्री इंडिया के जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट है भारत के, आज़ाद भारत के प्रथम जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, इंडिया डिवाइडेड। ठीक है, इसके अलावा जो M.K. गांधी है, जो गांधी जी हैं, इनके द्वारा भी बहुत बुकें लिखी गई है, तो उनको भी आपको पता होना चाहिए। कई बार गांधी जी की डायरेक्ट बुकें पूछी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया था। देखो बिल्कुल बच्चे वाला क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, तो किसने शुरू किया था, महात्मा गांधी। बच्चे को भी ये चीज़ पता है कि नॉन कोऑपरेट मूवमेंट यानी कि जिसको असहयोग आंदोलन है, ये किसके द्वारा शुरू किया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया था। कब शुरू किया गया था गाइस, तो 1920 में शुरू किया था। 1920 से 1922 तक ये चलाया गया था। 1922 में क्यों ख़त्म किया गया था गाइस, क्योंकि 1922 को एक घटना होती है जिसको कहते हैं चौरी का कांड, चौरी चौरा का कांड, जिसमें जो है एक ट्रेन जलाकर उसमें बहुत सारी हिंसा हुई थी। उस हिंसा के कारण प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने 1922 में जो है ये आंदोलन जो है क्या किया था, इसको वापस लिया था। ठीक है, तो महात्मा गांधी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इतने इजी क्वेश्चन पूछते देखो टैट में। ठीक है, तो सबको पता है ना, जितने भी ये फेमस आंदोलन है, चाहे वो असहयोग आंदोलन हो, दांडी मार्च हो, ठीक है, चंपारण आंदोलन हो, अहमदाबाद मिल का जो आंदोलन हो, क्विट इंडिया मूवमेंट हो, सहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन हो, करो या मरो का नारा, ये सारे जो भी मेन मूवमेंट थे या जो हम फेमस स्लोगन्स थे, वो तत्कालीन समय में महात्मा गांधी जी के द्वारा में दिए गए थे। आपको डेट भी याद रखने, कई बार डायरेक्ट डेट पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम का लेखक कौन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ वंदे मातरम। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, ये बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा भारत का जो नेशनल एंथम है, ठीक है, वंदे मातरम, उसको जो है लिखा गया है किसके द्वारा, बंकिम चंद्र चटर्जी। जबकि यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर है, रविंद्र टैगोर ने जो जन गण मन, जिसको इंडिया का नेशनल सॉन्ग गाया जाता है, राष्ट्रीय गान, ठीक है, उसको किसने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने। जबकि बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम को लिखा है। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, इस यहाँ पे जो रविंद्रनाथ टैगोर है इनके द्वारा वो गाया गया है, जबकि जो लिखा गया है वो इन्होंने लिखा था, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय इनके द्वारा लिखा गया जन गण मन, जबकि गाया गया रविंद्रनाथ टैगोर ने है। ठीक है, जबकि वंदे मातरम लिखा भी जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ढंग से समझिएगा। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये जो है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से भाग में दी गई है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, संविधान के 4 भाग ए में। ठीक है, मतलब इंडिया का जो पार्ट 4 है, 4 पार्ट के सेक्शन ए में दिए गए, मतलब अलग से जो फर्स्ट पार्ट है 4th का ए, ठीक है, उसमें ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में दिया गया है। ठीक है, ये तो हो गई इसमें बात। इसके अलावा जो एडिशनल इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस देश से ली गई है, तो ये कहाँ से ली गई है, रशिया से ली गई है। रशिया को हम USSR भी कहते हैं, क्योंकि उस समय जो ये स्टेट ऑफ यूनियन था, है ना, USSR उस समय कहते थे रशिया को। ठीक है, लिया गया है। अब जो है कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, मतलब कौन से संवैधानिक संशोधन के द्वारा इनको संविधान में जोड़ा गया था, तो ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। कब हुआ था ये 42वां संविधान संशोधन, तो ये हुआ था 1978 में। 1976 में जो है 42वां जो संवैधानिक संशोधन था, ये जो कब हुआ था 1976 में। इसके अलावा जो ये 42वां संविधान संशोधन हुआ था, इसमें गए जो भारत की प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, उसमें भी बदलाव किया गया था। उसमें 3 जो शब्द है उनको जोड़ा गया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। प्रियम्बल में कब जो है
चेंजिंग हुई, तो वो भी जो 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुई थी। इसके अलावा गाइज मैं आपको और एडिशनल चीज़ बता देता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है गाइज। जब 1976 में, जब मैं भी बता रहा हूँ कि जब 42वें संविधान संशोधन हुआ, उस टाइम मौलिक अधिकार कितने जोड़े गए थे? 10 जोड़े गए थे। अभी वर्तमान में कितने? 11 है। तो जो 11वां जोड़ा गया था गाइज, ये 2002 में जोड़ा गया था। ये मैं यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ? अब बोल रहे हैं आपकी सर ये तो बिल्कुल डीप हो गया, ये इसलिए बता रहा हूँ गाइज क्योंकि जो 2002 में जोड़ा गया था ये एजुकेशन से रिलेटेड है। कई बार ये डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है। अब आप सभी लोग तो रट्टा मार के जाएंगे कि 1976 में आए थे जी फंडामेंटल ड्यूटीज, लेकिन एग्जाम में आपसे इस तरह से पूछा जाएगा कि जो शिक्षा का अधिकार है कि जिस 6 से 14 वर्ष तक बच्चों को निःशुल्क और फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की जो बात की गई थी कि निःशुल्क और ज़रूरी शिक्षा, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए फर्स्ट क्लास से लेकर 8th क्लास तक दी जाएगी। ये जो सभी का कर्तव्य है, आसपास आस पड़ोस माँ बाप जो भी सोसाइटी में रहता सभी का, कि अगर कोई बच्चा दिखता है 6 से 14 वर्ष का, उसको जो है स्कूल में लेकर जाए, उसका एडमिशन करवाएं, उसको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी जाएगी वहाँ पे, ठीक है। तो ये जो फंडामेंटल, ये वाली फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, मौलिक कर्तव्य, कब जोड़ा गया था? तो ये जो 2002 में जोड़ा गया था, कौन सा संशोधन था? वो 66वां संशोधन था, ठीक है। ये आपको याद रखना है, 2002 में जोड़ा गया था ये, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे एडिशनल बताया क्योंकि एजुकेशन आप भी भविष्य में टीचर बनने वाले हैं, तो ये वाला फंडामेंटल है, ये अक्सर फंडामेंटल ड्यूटी जो ये वाली है 2002 वाली, ये पूछी जाती है एग्जाम में, ठीक है। आप जो 1976 वाले रट के जाते हो, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज RIMSC किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में क्या है? राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज RIMC जो कॉलेज है वो कहाँ पे है? वो है उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137, कांगड़ा का प्राचीन नाम क्या है? एंशिएंट नेम ऑफ कांगड़ा वाज। गाइज कई बार ये जो ओल्ड नाम आ जाते हैं इसका बिल्कुल इजी होते हैं ये, ठीक है। बहरहाल इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, त्रिगर्त। सभी को पता है जो त्रिगर्त है वो किसका प्राचीन नाम है? वो है कांगड़ा का, जबकि कांगड़ा शहर का जो पुराना नाम था वो नगरकोट था, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है गाइज वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11 जुलाई। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? क्वेश्चन को ढंग से समझिएगा, स्टेट में ऐसे इजी क्वेश्चन आते हैं लेकिन नहीं या कहीं पे इनमें से नहीं, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। यहाँ पे जो 3 है जिनकी की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा जो अपॉइंट होते हैं, लेकिन एक ऐसा है जिनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा नहीं होती है। प्रधानमंत्री बिल्कुल होती है, ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इसकी भी होती है। उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की भी होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति गाइस डायरेक्टली अपॉइंटमेंट जो अपॉइंटेड है वो राष्ट्रपति के द्वारा नहीं होता है, ठीक है। जबकि जो प्रधानमंत्री है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और राज्यपाल, किसी भी स्टेट का जो गवर्नर है, उन सब की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? वो की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। जबकि जो वाइस प्रेसिडेंट है इसकी नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा नहीं किया जाता, मतलब ये अपॉइंट नहीं किया जाता राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सूक्तों की कुल संख्या कितनी है? आप जानते हैं कि जो वैदिक पीरियड है, उनके जो वैदिक लिटरेचर थे, वैदिक जो साहित्य थे, उसमें 4 वेद की बात की जाती है। ऋग्वेद, ठीक है, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद बाद में जोड़ा गया, लेकिन पहले जो 3 जो मुख्य थे, जो कि महर्षि वेद व्यास के द्वारा जिनकी रचना की गई थी, वो 3 थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ठीक है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ऋग्वेद में गाइस 10 मंडल थे, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें से मुख्य मंडल थे वो था 3रा, 9वां और 10वां। 3रा मंडल है ये, इसमें जो है गायत्री मंत्र का जिक्र है। एग्जाम में पूछा जाती है चीज़, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद के कौन से मंडल में दिया गया? कौन से में दिया गया? 3रे मंडल में। 9वें मंडल में क्या है? सोम देवता के जो जिक्र है, सोम देवता के बारे में जिक्र कौन से मंडल में है? 9वें मंडल में, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। 10वें मंडल में क्या है? 10वें मंडल में जाति के बारे में बताया गया कि जो 4 तरह की जातियाँ हैं, ठीक है, जो क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, वैश्य है और शूद्र है, 4 तरह की जातियाँ हैं, जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल में दिए गया है, ठीक है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में जाति वर्ग है। और कौन सा शब्द इसके लिए इस्तेमाल किया गया है जातियों के लिए? पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त ये जो शब्द है ये यूज़ किया गया है फॉर जो कास्ट सिस्टम है। कास्ट सिस्टम का जिक्र कौन से मंडल में आता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में आता है। ये चीज़ आपको डायरेक्ट याद रखनी है। बहरहाल इस क्वेश्चन की बात करें कि द टोटल नंबर ऑफ हेमेंट्स इन ऋग्वेदा इज, सूक्तों की संख्या कुल कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1028, यानी कि 1028 जो क्या है वो टोटल नंबर्स ऑफ हेमेंट्स है, यानी कि सूक्त है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हिमाचली को स्वतंत्रता के बाद मरणोपरांत भारत का पहला परमवीर चक्र प्रदान किया गया? ठीक है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब फिर से इंग्लिश में इसको दिखा लेता हूँ। विच हिमाचली वाज अवॉर्डेड इंडियाज फर्स्ट परमवीर चक्र पोस्टहुमसली आफ्टर इंडिपेंडेंस? ठीक है, यानी कि मरणोपरांत इनमें से किस हिमाचली को स्वतंत्रता के बाद मरणोपरांत भारत का पहला परमवीर चक्र प्रदान किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेजर सोमनाथ शर्मा। ठीक है, जो मेजर सोमनाथ शर्मा है इनको जो है भारत का प्रथम परमवीर चक्र दिया गया था और ये हिमाचल से इनका संबंध था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से रिकेटस होता है? बिल्कुल इजी ये क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर है गाइस वो होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेटस होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी रोग होता है। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, चारों का मैंने आपको बता दिया, इनमें से कोई भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर आप इसका जो साइंटिफिक नेम की बात करें तो गाइस विटामिन ए का जो साइंटिफिक नेम जो है वो है रेटिनॉल, बी का नाम है थायोमिन, सी का है एस्कॉर्बिक एसिड और डी का है कैल्सीफिरोल। ठीक है, क्या है? कैल्सीफिरोल। ये चीज़ें भी एग्जाम में पूछा है। तो यहाँ पे एक ही क्वेश्चन से मैंने 9 से 10 क्वेश्चन आपके क्लियर कर लिए और ऐसा कोई भी टेट का एग्जाम नहीं जहाँ पे गाइस विटामिन के ऊपर क्वेश्चन बनता नहीं है। जरूर टेट के मतलब विटामिन के ऊपर टेट में क्वेश्चन बनते ही बनते, चाहे वो किसी भी टेट का हो, चाहे वो आर्ट्स हो, नॉन मेडिकल हो, JBT हो, LT हो, कोई भी हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, सबसे पहली चीज़ को आपको याद रखना है कि जो मेजर ध्यानचंद जी है इनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, मेजर ध्यानचंद बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल स्पोर्ट डे इन इंडिया ऑन विच अमंग द फॉलोइंग डेट्स? तो अब आपको डेट्स बतानी है, मतलब कौन सी डेट है वो। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, 29 अगस्त। तो 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर जो है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? गाइस बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। 2 समाज बिल्कुल फेमस है, हालांकि अलग अलग कम्युनिटी के जो भी ये समाज है वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुख्य जो टेट में पूछे जाते हैं वो 2 है, एक आर्य समाज, एक ब्रह्मा समाज। सबसे पहले जो आर्य समाज है गाइस, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 1875 में। और किसने इसकी की थी? तो इसकी जो स्थापना की थी वो की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगर ब्रह्मा समाज पूछे गए तो जो ब्रह्मा समाज है, ब्रह्मा समाज का पूछा जाता है, तो ब्रह्मा समाज की स्थापना हुई थी 1828 में। किसने की थी? राजा राममोहन राय ने की थी। इसके अलावा जो तत्वबोधनी समाज है गाइज, तत्वबोधनी समाज है, उसकी स्थापना की थी ज्योतिबा बाई फूले ने। ठीक है, और प्रार्थना समाज भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज की स्थापना की थी पांडुरंग ने। किसने की थी? पांडुरंग ने इसकी स्थापना की थी। एक आता है रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। ठीक है, स्वामी विवेकानंद के द्वारा। इसके अलावा एक और आता है गाइस कि बैक टू वेदास, की वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? बैक टू वेदास, कि वेदों की ओर लौटो, ये भी जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ये चीज़ भी बोली गई थी। ठीक है, बैक टू वेदास। तो ये जो 6-7 क्वेश्चन है इसमें से एक क्वेश्चन आपको जरूर आपके टेट में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अक्सर ये एग्जाम में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LPG का विस्तृत रूप है, ये जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछा गया है। LPG इज एब्रीवेशन इज, फुल फॉर्म पूछी गई। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा लिक्विड पेट्रोलियम गैस, यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, और CNG पूछी जाती है तो गाइस CNG की फुल फॉर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और हिंदी में बोलते हैं इसको संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक है, इसके अलावा गाइस जो LPG है, ये खासकर मैं साइंस वालों को बता रहा हूँ, उनको डीप पूछा जाता है। जो LPG गैस, इसमें 2 तरह की गैसें पाई जाती है। ठीक है, 2 तरह के कंपाउंड पाए जाते हैं, एक ब्यूटेन होता है, एक प्रोपेन होता है। ब्यूटेन और प्रोपेन, क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि LPG में कौन से 2 प्रकार के हाइड्रोकार्बन होते हैं? तो ब्यूटेन और प्रोपेन जो है LPG के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? राज्यपाल गाइस यहाँ पे पूछा गया है, हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, भगत सिंह कोश्यारी। गाइस ये करंट अफेयर से पूछा गया। आप जानते हैं ना, अभी जो रिसेंटली में महाराष्ट्र की जो सरकार थी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना की सरकार, तो वो वहाँ पर जो है इसका बहुत बड़ा डिस्प्यूट चला हुआ था। तो वहाँ से ये करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया कि महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन थे? तो भगत सिंह कोश्यारी थे। ठीक है, क्योंकि इनका नाम भी चर्चा में था हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमेरा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर?
द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, रावी। तो आपको पता है, अगर आपको ये नहीं भी था पता तो आपको ये पता होना चाहिए था कि जो चमेरा है ये जो है चंबा में है, चमेरा हाइड्रो प्रोजेक्ट, ठीक है। तो चंबा में एक ही नदी तो बहती है, कौन सी बहती है? रावी, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाना था? रावी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गाइज 1989 में पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम पुरस्कार किसे मिला था? तो इसका जो राइट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर बी, श्री जयदेव किरण। जयदेव किरण को क्या मिला था? 1999 में प्रथम पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम का मिला था, जबकि श्री केशव को मिला था हिंदी साहित्य का फर्स्ट अवार्ड, ठीक है। ये दो यहाँ पे दिया गया है। एक डॉक्टर यशवंत सिंह परमार अवार्ड जो है श्री गोवर्धन जी को मिला था, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन फेमस जो है वो यही है कि पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम का अवार्ड जो 1999 में किसको मिला था? तो श्री जयदेव किरण को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश में कैलूरी भाषा कहाँ पे बोली जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिलासपुर। जो बिलासपुर है वहाँ पे कैलूरी भाषा बोली जाती है। और क्वेश्चन इस तरह से आता है कि बिलासपुर का पुराना नाम क्या था? तो कहलूर था। तो ठीक है, यहीं से आप समझ गए होगे कि बिलासपुर का अगर पुराना नाम कहलूर था तो भाषा भी वहाँ पे कौन सी बोली जाती है? कहलूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से हिमाचल प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? अमंग द फॉलोइंग विच इज द मोस्ट डेंसली, यानी कि जिसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो गैस डेंसिटी वाइज पूछा तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, हमीरपुर। चौंकिएगा बिल्कुल नहीं गैस, यहाँ पे पूछा है जनसंख्या घनत्व वाला, यानी कि जनसंख्या घनत्व किसकी ज़्यादा होगी? जहाँ पे पॉपुलेशन तो ज़्यादा रहती है लेकिन एरिया उसका कम हो, तो ऐसा जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है? हमीरपुर है, ठीक है। अगर सिंपल पूछा जाता तो कांगड़ा होना था, क्योंकि कांगड़ा में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। क्योंकि यहाँ की जनसंख्या घनत्व पूछा तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाना है? हमीरपुर होगा। तो गाइज ये थे आज के टॉप 30 क्वेश्चन फ्रॉम इंडियन स्टैटिक जीके इंक्लूडिंग एचपी जीके, इंडिया का जीके, ठीक है। और कुछ एक क्वेश्चन करंट अफेयर के और कुछ आपके जर्नल साइंस के क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। कैसी आपको वीडियो लगी, नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर चाहेंगे तो चाहते हैं आप लोग, तो उसका कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय दें। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।